नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 10 कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए 30 मार्क्स UT1 का सैंपल पेपर लेकर आशिमा महाजन आपके सामने प्रस्तुत हुई है। क्योंकि CBSE का न्यू फॉर्मेट आया है, 2024-25 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कुछ चीजें बदल गई हैं। जी हां, जिस प्रकार पहले अपठित बोध में गद्यांश 5 का और काव्यांश 5 का रहता था और सारा MCQ रहता था, अब ऐसा नहीं है। 7 नंबर का गद्यांश हो गया है, 7 नंबर का काव्यांश हो गया है। तो गद्यांश में 3 MCQ दिए जाएंगे और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे जो आपको अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के रूप में लिखने होंगे। व्यवहारिक व्याकरण 16 की 16 ही रही, लेकिन MCQ बिल्कुल पूरी तरह हट गया है। यहां पर अति लघु उत्तर आपको लिखने होंगे। पाठ्यपुस्तक, पूरक पाठ्यपुस्तक, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल वैसे ही आएंगे, बस हटा है तो गद्यांश और काव्यांश में से MCQ हटा दिए गए हैं जो 2-2 पूछे जाते थे, क्योंकि वही 2-2 मार्क्स एडजस्ट कर दिए गए हैं अपठित बोध में। रचनात्मक लेखन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है आपका। तो आइए 30 नंबर का पेपर बच्चों को UT1 के लिए प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं प्रस्तुत करने जा रही हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। क्लास 10 की वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने UT1 के पेपर में, क्योंकि UT1 स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के, तो पुराने पेपर का पैटर्न तो देखना बनता ही नहीं है, आपको देखना होगा नया पैटर्न। उसके अकॉर्डिंग प्रथम यूनिट टेस्ट 2024-25 का सैंपल पेपर है। कोड संख्या है 002। सामान्य निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में बच्चों 4 खंड रहेंगे, क, ख, ग और घ। सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य है। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखने हैं। 1 अंक के प्रश्नों का उत्तर लगभग 10 से 15 शब्दों में लिखिए और 2 अंकों के प्रश्नों का उत्तर तो आपको पता ही है, 20 से 25 शब्दों में आपको लिखना है। और जो 20 से 25 और क्षितिज के पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के उत्तर आपको पता ही है, 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न खंड क का अपठित गद्यांश रहेगा जो कि 7 नंबर का आएगा, लेकिन UT1 के पेपर में यह रहेगा 5 मार्क्स का। ओके, 7 नंबर का नहीं रहेगा, ये रहेगा 5 मार्क्स का, क्योंकि डिवीजन करनी है 4 खंडों में। जीवन 3 तरह का होता है, पहला परोपकारी जीवन, दूसरा सामान्य जीवन और तीसरा अपकारी जीवन। इस गद्यांश के आधार पर आपको नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आप पहला प्रश्न पढ़िए, सामान्य जीवन किसे कहा जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन यानी कि बहुविकल्पीय रहेंगे। पहले 3 प्रश्न आपके, उत्तम जीवन को, मध्यम जीवन को, अपकारी जीवन को या अधम जीवन को। तो आपका आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, मध्यम जीवन को। उत्तम जीवन किसका होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जिन्हें दूसरों के अपकार में सुख का अनुभव हो, यानी कि दूसरों की बुराई में। जिन्हें दूसरों के उपकार में दुख का अनुभव हो। तीसरा, जिन्हें दूसरों के उपकार में सुख का अनुभव हो। और चौथा, जो दूसरों के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहते। तो आपका ऑप्शन रहेगा थर्ड, जिन्हें दूसरों के उपकार में सुख का अनुभव हो। तो फर्स्ट और थर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अपकार का मतलब है लेट डाउन करना, उपकार का मतलब किसी की भलाई करना, लेकिन ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। शास्त्रों में यज्ञ किसे कहा गया है, तो आपका ऑप्शन रहेगा थर्ड, जिसमें प्राणी मात्र का हित होता है। अगला प्रश्न 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा और 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कितने शब्दों में करेंगे। अगला प्रश्न आपका है जीवन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। अब इसका उत्तर 2 नंबर के लिए देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका उत्तर आपको 20 से 25 शब्दों में देना पड़ेगा। तो जीवन 3 तरह का होता है, पहला परोपकारी जीवन, दूसरा सामान्य जीवन और तीसरा अपकारी जीवन। ओके, इसे उत्तम, मध्यम और अधम जीवन भी कहा जा सकता है। तो यहां पर फिनिश कर देंगे। तो इस प्रकार आपको अपने उत्तर देने होंगे, क्योंकि अब खंड ख है व्यवहारिक व्याकरण का, जो कि सारा कैसे पूछा जाता था आपसे MCQ में, अब नहीं पूछा जाएगा। अब आपको उत्तर देने पड़ेंगे 10 से 15 शब्दों में। 1-1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये। जैसे कि पहला प्रश्न है आपके सामने बच्चों, अलंकार किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो साधन हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है।
अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? तो इस बार क्योंकि सिलेबस में सिर्फ अर्थालंकार ही है, आपको जाना ही नहीं है शब्दालंकार की तरफ, तो आप बोलेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार आते हैं। उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर बताना है, तो आपको पता ही है कि उपमा अलंकार में तुलना की जाती है और समानता दर्शाई जाती है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में समानता और तुलना तो होती है, लेकिन इसमें एक डाउट रहता है, संभावना प्रकट की जाती है। कैसे? जैसे मैं बोलूं मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो के समान वर्ड लग गया, वो उपमा अलंकार है, हमें पता है, कंपैरिजन हुआ है। अगर मैं वर्ड ऐसा बोलूं मुख मानो चंद्रमा है, तो मानो वर्ड लग गया उत्प्रेक्षा का, तो यानी कि यहां पर संभावना प्रकट की गई है। ओके। पहेली सा जीवन है व्यस्त, काव्य पंक्ति में प्रयुक्त उपमान लिखना है। अब पहेली सा जीवन यानी कि जीवन की तुलना यहां पर पहेली से की गई है, इसलिए जीवन यहां पर क्या बन जाएगा? आपका उपमान। ओके। वह उठती उर्मियों सी शैलमालाएं, काव्य पंक्ति में प्रयुक्त उपमेय लिखना है आपको। अब वह यहां पर उपमेय हो जाएगा, क्योंकि वह जिसका वर्णन हो रहा है, यानी कि जो चीज प्रस्तुत है, उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय। तो उपमेय यहां पर वह है। ओके। वह उठती उर्मियों सी शैलमालाएं, तो वह यहां पर उपमेय हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण लिखना है बच्चों आपको, तो कोई भी एक उदाहरण याद कर सकते हैं उत्प्रेक्षा का, जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने घात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो जो भी आपको इजी लगे, एक उत्प्रेक्षा अलंकार का, एक मानवीकरण का, एक रूपक का, एक उपमा का, इस तरह हर एक अर्थालंकार का एक एक उदाहरण आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये तो जरूरी पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। किस अलंकार में उपमेय उपमान को एक मान लिया जाता है? अब एक किस अलंकार के अंतर्गत माना जाएगा? रूपक अलंकार के अंतर्गत। ओके। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, चरण कमल बंदो हरिराई। अब चरण यहां पर उपमेय हो गया और इसको कमल उपमान का रूप दे दिया गया, यानी कि उपमेय उपमान को एक ही मान लिया जाता है, इसलिए यहां पर कौन सा है? रूपक अलंकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, तो एक काव्य पंक्ति दे दी जाएगी, उसमें आपको अलंकार बताना होगा। तो अपरस रहत स्नेह तगाते, प्रीति नदी में, प्रीति रूपी नदी यानी कि रूपक अलंकार है। अब देखते हैं खंड ग में क्या पूछा जाएगा। खंड ग में आपसे 6 नंबर के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, वो भी क्षितिज के पाठों के आधार पर, क्योंकि अगर हम यहां पर कृतिका पूरक पाठ्यपुस्तक लेते तो हमारा जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल 4 भागों में अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाता। तो पाठ्यपुस्तक क्षितिज में से 2 पाठ ले लिए गए हैं, सूरदास के पद और नेताजी का चश्मा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे सूरदास के पद में से और 2 पूछे जाएंगे नेताजी का चश्मा में से। तो 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो 2 गुना 3 इक्वल टू 6। ओके। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? सूरदास के पद के आधार पर बड़बागी से क्या अभिप्राय है? तो बड़बागी से अभिप्राय होता है बड़ा भाग्य वाला। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो उसके दुर्भाग्य पर, किसके? उद्धव के दुर्भाग्य पर व्यंग्य किया गया कि वो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनका प्रेम नहीं पा सके, क्योंकि प्रेम के सागर जो श्री कृष्ण है उनके समीप रहकर भी वो प्रेम रूपी जल को प्राप्त नहीं कर पाए। तो गोपियों के कहने का अभिप्राय है कि उद्धव के हृदय में प्रेम जैसी तो कोई भावना ही नहीं है, इसलिए वो भाग्यवान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी? तो गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम यानी कि श्री कृष्ण के वियोग की व्यथा जो है वो सह रही थी। ओके। उन्हें तो श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी, लेकिन वह श्री कृष्ण नहीं आए, लेकिन वो इसी उम्मीद में क्या कह रही थी? वो इसी उम्मीद में वो व्यथा जो थी वो सहन करती चली जा रही थी। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर कैप्टन देखने में कैसा था? तो कैप्टन का यहां पर हम बता देंगे कैप्टन देखने में कैसा था। तो आप कैप्टन का पूरा स्केच बताएंगे, कैसे कि कैप्टन देखने में बूढ़ा था, मरियल सा था, लंगड़ा भी था और सिर पे गांधी टोपी, आंखों पे काला चश्मा लगाए हुए था। उसने अपने एक हाथ में छोटी सी क्या पकड़ रखी थी? संदूकची सी, और दूसरे हाथ में एक बांस ले रखा था जिसपे क्या थे? बहुत सारे चश्मे जो थे वो टंगे हुए थे। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पे अगला प्रश्न है, कस्बे में घुसने से पहले हालदार साहब के मन में क्या ख्याल आया और क्यों?
तो ये ख्याल आया था कि कस्बे की सबसे इंपॉर्टेंट जगह, सबसे महत्वपूर्ण जगह पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो है वो विराजमान होगी, पर सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उनके ऐसा सोचने का कारण क्या था? यही कारण था कि मूर्ति बनाने वाला ड्राइंग मास्टर उस मूर्ति में चश्मा बनाना भूल गया था और मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन जो था वो मर गया था, इसलिए वो डाउट कर रहे थे। अब खंड घ आ जाएगा लेखन कौशल का, क्योंकि 6 नंबर का अनुच्छेद है और 5 नंबर का है पत्र, तो 11 नंबर यहां पर हो गए। तो 11 नंबर का लेखन, 6 नंबर के प्रश्न उत्तर हो गए 17 और 8 की क्या हो गई आपकी ग्रामर, और 5 नंबर का हो गया आपका गद्यांश। तो 30 नंबर का सेट कर दिया गया है पूरा पेपर। अनुच्छेद लेखन कौशल बिल्कुल एज इट इज है। अनुच्छेद 3 पूछे जाएंगे, 3 में से कोई भी आपको एक करना है, लेकिन संकेत बिंदुओं के आधार पर। इस बार जैसा कि बोर्ड के एग्जाम हमने चेक किए हैं, तो बच्चों ने क्या गलतियां की हुई हैं अनुच्छेद लेखन में, वो अनुच्छेद को संकेत बिंदु हेडिंग बना बनाकर सजा कर लिखते हैं। ये गलती आप प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार तो आपके सामने एमसीक्यू भी नहीं है, तो आपके नंबर 20 जो लेखन कौशल क्या है वो कटने नहीं चाहिए। संकेत बिंदुओं का प्रयोग जरूर कीजिए अपने अनुच्छेद में, लेकिन गलती से भी अपने अनुच्छेद में आप पैराग्राफ को चेंज ना कीजिए। अनुच्छेद मतलब आपको 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, और कोई भी संकेत बिंदु उतारना नहीं है आपको। कहां? हेडिंग के तौर पर पेपर में, सिर्फ उनको अपने माइंड में रखना है और वाक्य बनाने हैं। ठीक है। 5वां प्रश्न है, एक आएगा औपचारिक पत्र, एक आएगा अनौपचारिक पत्र, और दोनों का फॉर्मेट ढंग से याद कर लीजिए, रिटर्न प्रैक्टिस कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज का है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तभी तो देखेंगे। आप देखना ही नहीं चाहते, किसी चीज को प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते हैं। हवा में पेपर याद नहीं होता है और हवा में पेपर दिया भी नहीं जाता है, तो प्लीज फॉर्मेट रटिए, प्रैक्टिस कीजिए रिटर्न, और वहां पर अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई चीज आपको पसंद ना आई हो। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट फॉर्मेट के साथ, 80 नंबर के पेपर के साथ। ओके, यही फॉर्मेट रहेगा, लेकिन 80 नंबर का पेपर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर UT1। गुड बाय।